यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं मैथ्स प्लस साइंस के लिए एक और क्लास को, जो कि आपकी फिजिक्स से कनेक्टेड है। फिजिक्स में जो आपका यूनिट 11 है बल व यांत्रिकी, उसका चैप्टर नंबर 4 या बोल सकते हैं उसका सेशन हम लोग 4 यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बल व यांत्रिकी को स्टार्ट किया था, 16 टोटल टॉपिक इसके अंदर थे। क्लास 11 की ये सारी यूनिट्स है। क्लास 11 की अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 यूनिट को इन्होंने मर्ज करके एक यूनिट आपके लिए यहाँ पर क्रिएट करी है। ठीक है, तो इसका जो 15th और 16th नंबर का जो टॉपिक है वो अपना रह गया था। बाकी ऊपर के जो 14 टॉपिक है वो हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को पढ़ेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके MCQs कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो एक बार से चेक कर लीजिए फॉलो के, देन सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को। फ्री PDFs प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि बहुत सारे MCQs बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए कोर्सेज की तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसे भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐप पर आना है, ऐप पर आपको सारी ही डिटेल मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। देखो, सन 1986 में न्यूटन ने यह बताया था कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, है ना, प्रत्येक वस्तु, कोई भी चीज होगी, जैसे दो चीजें यहाँ पर मेरे सामने भी रखी हुई, तो वो दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। और उसमें जो आकर्षण का गुण है, जो बल लग रहा है, उसी को क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहाँ पर क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर क्या बोलता है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को यहाँ पर प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला, कोई भी दो वस्तुएं हो गई, उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, ये किसके बराबर होगा, इसको अपन समझते हैं, इस फॉर्मूला को अपन समझते हैं। तो दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे कि दो वस्तुएं हो गई, फिर से लिया दो वस्तुओं को, ये दो वस्तुएं हो गई, है ना, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इन द्रव्यमानों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा। तो देखना m1 इंटू m2। ठीक है, आकर्षण बल जो है किसके बराबर होगा, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और उनके बीच की जो दूरी है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है ना, तो इनके बीच की दूरी मान लो r है। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर होता है। तो मुझे एक चीज यहाँ पर पता चल गई, क्या पता चल गया कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों वस्तुएं जो है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और साथ ही उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो उस केस में हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो जाता है, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है। ठीक है, अब जब हम ये प्रोपोर्शनल वाला, समानुपाती वाला साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेकर आएंगे। वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा कैपिटल G। हमेशा ध्यान रखना, ये जो पूरी ग्रेविटी वाली यूनिट है ये कैपिटल G और स्मॉल g में डिफ्रेंशिएट करेगी। कब आपको कैपिटल G लिखना है, कब स्मॉल g लिखना है। तो अभी जब हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट की या सार्वत्रिक नियतांक की बात कर रहे हैं, तब आपका जो होगा वो कैपिटल G होगा। ठीक है, तो उस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर हमने एक फॉर्मूला बना दिया, दैट इज f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इमेजिन कर लो, अच्छे से आसानी होगी। ये दो वस्तुएं हो गई, अगर मेरे को इनके बीच में क्या निकालना है, मुझे इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, एक बार और जो अभी मैंने पढ़ाया उसी को एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज के, इन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लो रेडियस r है, उसके व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाएंगे तो एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज g। इसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस फॉर्मूला को अपन करेंगे याद। ठीक है, अब देखना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, ये भी नंबर आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी क्या पूछी जाएगी हमसे, डायमेंशनल यूनिट पूछी जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाला मात्रक कैसे आया, तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता था F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालूँ तो मैं सारी चीज़ों को उधर भेज दूँ, एफ आर स्क्वायर डिवाइड में क्या चला जाएगा, m1 m2 चला जाएगा। अब देखना f का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, r क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी है, दूरी मतलब कि क्या हो गई, मेरी लंबाई हो गई। लंबाई को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता है, केजी में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर आपकी कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा। अच्छा, अब इसका विमी सूत्र भी निकाल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो न्यूटन का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि बल का जो मात्रक हो जाएगा वो mlt - 2 हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ के लिए, मीटर के लिए क्या लग जाएगा, l स्क्वायर लग जाएगा, और केजी के लिए क्या लग जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक m से एक m कट गया, m ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, L3 हो जाएगा, और t -2 यहाँ पर हो जाएगा। तो m -1 L3 t -2 जो है कैपिटल G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका विमी सूत्र यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे निकालने आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस अब अपन यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। ये जो अभी अपन ने पढ़ा वो देखो यहाँ पर भी दे रखा था, ठीक है। और इसको डिफाइन करने को बोले, परिभाषा देने को बोले तो बोल सकते हो जी की क्या वैल्यू होगी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो कणों के मध्य कार्य करते हैं। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। अब देखो g की वैल्यू जो है, अभी बोल रहे हैं अपन कि g की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये अभी जस्ट आपने पढ़ी ना, ये नंबर बस आपको याद रखना है, ये कहाँ से आया वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाली जो वैल्यू है ये काफ़ी कम है, मतलब 0.0000 ऐसी वाली वैल्यू है। तो इसका काम, इसका जो नंबर है वो काफ़ी कम है, यानी कि g की वैल्यू बहुत कम होने के कारण कम द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य या गुरुत्वाकर्षण का बल अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे घर में भी दो वस्तुएं रखी है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये जो बल लग रहा है ना कैपिटल G, ये न के बराबर लग रहा है, क्योंकि वस्तुएं छोटी है तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। यदि पिंडों के द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे कि आपकी जो वस्तु है कम से कम वो बहुत 1000 किलो की हो, या बहुत द्रव्यमान ज़्यादा हो, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान मैं ले लूँ, चंद्रमा का ले लूँ, सूर्य का ले लूँ, तो फिर वहाँ पर ये बल जो है, जो कैपिटल G है वो काम करेगा, ठीक है। तो समझ गए, बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अगला देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ आपको, बेसिक क्वेश्चन, ये क्लास 9th में आपको मिलेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करता है। जो अभी आपने नियम पढ़ा है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर वाला, ठीक है। ये क्या करता है, किन चीज़ों का वर्णन करता है, तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच का वर्णन ये करता है ना। तो द्रव्यमान, जिनका कोई द्रव्यमान एग्जिस्ट करता हो, तो किसी भी द्रव्यमान वाले कोई भी दो पिंडों के बीच का जो वर्णन है किसके द्वारा किया जा सकता है, इसके द्वारा किया जा सकता है। कोई भी दो नॉर्मल बॉडी होगी, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, जैसे कि अपन ने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ए को अपन g कर देते थे, तो वो वाला कौन सा g था, वो स्मॉल g था। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपके सिलेबस में पहला 15वें नंबर का टॉपिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और 16th नंबर का टॉपिक आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो चलो 16 नंबर के टॉपिक को भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पर कहा जाता है। ये डेफिनेशन अभी आपने देखी। वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है। ये मात्रक अभी आपने देखा ही। जी को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। जी का मान सभी स्थानों पर समान होगा। पृथ्वी के तली में चले जाओ, पृथ्वी के डेप्थ में चले जाओ, आसमान में चले जाओ, है ना, कहीं पर भी चले जाओ, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। चंद्रमा पर भी चले जाओगे तो भी जी की वैल्यू को कोई नहीं बदल सकता।
बट अगर इन केस ऑफ स्मॉल g में कहूँ तो यहाँ पर आप देखना कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते हुए पिंड में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, ये स्पेसिफिक किसके लिए बात हो रही है, अर्थ के लिए बात हो रही है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर कहा जाता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन यहाँ पर कहा जाता है। इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो त्वरण का होता है नॉर्मल त्वरण का, वही किसका हो जाएगा, g का हो जाएगा। ये एक सदिश राशि यहाँ पर होती है, इसका मान ऑन एन एवरेज 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर आप इसको लगभग 10 के बराबर मान सकते हो। ठीक है, g का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। आप इसको वैल्यू को सूर्य पर जाकर चेक करो, वहां पर 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। चंद्रमा पर ये पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेनेट पर इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर 9.8 रहेगी। अगला देखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप। अब देखो इसमें आप एक सिंपल सी चीज याद रख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण नियम का एक सदिश रूप को देखेंगे तो ये गति के तीसरे नियम को फॉलो करता है। गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत क्या होनी चाहिए, प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इसको समझते हैं कि मानो 2 कण यहाँ पर उपस्थित है और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। जैसे कि 2 कण हो गए m1 और m2। m1 जो है m2 के ऊपर F12 बल आरोपित कर रहा है और m2 m1 के ऊपर F21 बल आरोपित कर रहा है। 21 का मतलब कि दूसरा वाला m2 पहले वाले के ऊपर बल आरोपित कर रहा है। ये इनको लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, ये फिक्स होते हैं हर जगह, मैथ्स में करोगे, फिजिक्स में करोगे, सब जगह सिमिलर रहेगा। ठीक है, चलो तो माना कि कण 1 पर कण 2 के द्वारा लगने वाला बल F12 तथा कण 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सदिश रूप में लिखें तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा r आ जाएगा। ठीक है, हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं तो ये r हो जाएगा। और 2 के लिए 1 पर देखेंगे तो वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, g m1 m2 r स्क्वायर, लेकिन लगने वाला बल जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको आप सीधा मान रहे हैं तो ये इसके अपोजिट लग रहा है, तो अपन इसको -r कंसीडर कर देंगे। और अपन को पता है कि दोनों का सम कितना होगा, 0 यहाँ पर होना चाहिए, एकांक सदिश हो गए, सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, F12 किसके बराबर होगा, इसको उधर लेकर जाऊंगी तो -F21 के बराबर होगा। यही चीज क्या है, गति के तीसरे नियम को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। कैपिटल जी का मान जो है सभी स्थानों पर एक समान रहेगा, ताप, दाब, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करेगा, कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमानों की उसकी प्रकृति है उस पर यह निर्भर नहीं करेगा। कौन, कैपिटल जी। ठीक है, जी का मान अत्यंत कम होने के कारण प्रयोगशाला में इसका मापन सरल नहीं है। फिर भी किसने, हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में एक विशेष प्रकार के तुला का आविष्कार करके दूरी पर 2 ज्ञात द्रव्यमानों के बीच में बल को मापकर कैपिटल जी को मेजर किया था। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल जी की वैल्यू निकालने वाले यहाँ पर कौन थे तो आप क्या आंसर करोगे, हेनरी कैवेंडिश ने यहाँ पर ये चीज एग्जामिन करी थी, ये चीज यहाँ पर निकाली थी। ठीक है, जी का मान अत्यंत कम होने के कारण साधारण द्रव्यमानों की 2 वस्तुएं, जैसे एक बॉटल और 2 बॉटल आप कंसीडर कर लो, उसके बीच में अपन ये बल एग्जामिन नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी भारी वस्तु होगी, कोई प्लैनेट होगा, तो उसके बीच में फिर इस बल को महसूस किया जाएगा। ठीक है, यह नियम 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरी जैसे स्थित कण जो होते हैं, जिनकी दूरियां, जिन 2 वस्तुओं के बीच की दूरियां बिल्कुल इतनी कम है कि लग रहा है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, फिर उस पर यह बल कार्य नहीं करेगा। वहां पर फिर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक होता है सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। अब हम जहां जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कई जगह आपने ऐसा देखा होगा जहां पर ये 2 बल कार्य कर रहे होंगे। सिचुएशन बताओ, एग्जाम्पल बताओ। तो ये देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग बात करें एडहेसिव फोर्स की। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता क्या है, या पहले एग्जाम्पल देख लो। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, 2 अलग अलग प्रकार के जो अणु हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझे, ये पेपर है, इस पर मैंने टेप चिपका रखी है, तो टेप के अंदर उपस्थित अणु अलग होंगे, पेपर वाले अणु अलग होंगे, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, जकड़ लिया है, इसीलिए वस्तु वहां पर क्या हो गई है, फिक्स हो गई है ना। तो ये हो गया हमारा एडहेसिव फोर्स। दूसरा होता है कोहेजन या कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है, लाइक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब समान प्रकार के अणु एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो मर्क्यूरी का अगर आपने इस तरीके से देखा होगा
तो वो आपस में इस तरीके से बेड क्रिएट करती है, मतलब उसका एक अणु जो है इस तरीके से उपस्थित होता है, क्योंकि अणु आपस में बंधे हुए रहते हैं, है ना। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होगी, उसकी जो सरफेस है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये होता है एडहेसिव, ये होता है कोहेजन, ठीक है। तो जब इस प्रकार के अणुओं के मध्य, इस प्रकार के वस्तुओं के द्रव्यमान में अगर हमें देखना हो कैपिटल जी, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सिंपल सा कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी काफ़ी कम हो तो फिर हम लोग कैपिटल जी वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं लगा सकते। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। और कैपिटल जी ये वाला जो फॉर्मूला है और कहाँ कहाँ पर काम नहीं करता है, तो अगर दो बॉडी ऐसी हो जो स्ट्रक्चर नहीं हो, है ना, टेढ़ी मेढ़ी या अनायताकार आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो उस पर भी ये कंसेप्ट कार्य नहीं करेगा, या जिनके बीच की दूरी हमें ज्ञात नहीं कर पा रहे हो उसके बीच में ये कार्य नहीं करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण नियम दो बिंदु द्रव्यमानों के लिए दिया गया है। तो स्वैच्छिक आकार के पिंडों के मध्य अद्वितीय विभाजन नहीं होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण का नियम इन दो पिंडों पर आरोपित नहीं होगा। जिनका स्वैच्छिक आकार होगा, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होगा लाइक दिस, तो इस पर हम लोग ये एफ वाला नियम, ग्रेविटी वाला नियम नहीं लगा सकते, ठीक है। परंतु यदि दो पिंड एक समान गोले हैं, उनके मध्य की दूरी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हो, ये वाला नियम यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। सदिश रूप में यदि आप इसको देखना चाहेंगे, जो अभी आपने किया था F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, तो सदिश रूप में इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन भी लगाया है, क्यों लगाया, ये चीज ये इंडिकेट करती है कि बल F की दिशा दूरी r की दिशा के विपरीत है, अर्थात बल क्या कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। बाकी आपको अभी नॉर्मल फॉर्मूला ही याद रखना है, सदिश वाला याद नहीं रखना है, इतना जरूरी नहीं है। आवेशित कणों के मध्य दो प्रकार के बल लग सकते हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन के नियम के अनुसार, और दूसरा जो लगता है ना वो स्थिर वैद्युत बल लगता है। जब आप अपनी अगली यूनिट कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका स्थिर वैद्युत बल भी आ जाएगा। वहां पर जैसे कि आप M1 M2 दो वस्तुएं ले रहे हैं, वहां पर आप क्या लोगे, Q1 Q2 दो आवेश लोगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक तो पहला हो गया और दूसरा स्थिर वैद्युत बल लगता है। यद्यपि दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, वही Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एफ के केस में भी, नॉर्मल केस में भी यही हो जाएगा और स्थिर विद्युत के केस में भी यही वाला हो जाएगा। परंतु आवेशित कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा नगण्य होता है, क्योंकि ये जो चार्ज होते हैं ये कैलकुलेटिव होते हैं, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। दो आवेशित कणों के बीच में ये चार्ज लग सकता है, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होगा, न के बराबर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। वही कंडीशन है किसके लिए, हमें भारी वस्तु की जरूरत पड़ेगी ही, ओके। चलो ये तो हो गई सारी थ्योरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा धारण किया गया? पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, हवा है, गैसेस है, वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी ने उसको क्या कर रखा है? बांध रखा है। तो पृथ्वी का वायुमंडल केवल और केवल ग्रेविटी के कारण है। तो ग्रेविटी है तो हम है, नहीं तो हम कहीं उड़ रहे होते, ठीक है। अगला देखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, दैट इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ये किस चीज पर निर्भर करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर ये चीज निर्भर करती है कि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? शरीर का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, शरीर का आयतन, शरीर का आकार और माप। तो यस, ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर यहाँ पर निर्भर करेगी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पूछा था, तो वो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसके ऊपर ये निर्भर करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब आम का पेड़ से आम यहाँ पर गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नॉर्मल किसी भी पेड़ से अगर आम गिर रहा है या कोई भी फ्रूट, या जैसे वो एप्पल वाला अपना न्यूटन है ना, अगर यहाँ पर फल गिरता है तो कौन सा नियम लगाएंगे? केवल पृथ्वी ही आम को आकर्षित कर रही है, आम पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, आम और धरती दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, आम और पृथ्वी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि जब आम नीचे गिरा तो ग्रेविटी ने उसको आकर्षित किया, ठीक है। तो आम और पृथ्वी दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। तो आम तो पृथ्वी की साइड गिर जाएगा क्योंकि उसका वजन पृथ्वी की तुलना में नगण्य है। यहाँ पर आप लगा सकते हो जैसे कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नियम आप यहाँ पर लगा सकते हो कि यहाँ पर जो वस्तु का जो त्वरण है वो नल या न के बराबर यहाँ पर होगा। किसके कंपैरिजन में? पृथ्वी के कंपैरिजन में। पृथ्वी का वजन, या बोल सकते पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है,
किसके कंपैरिजन में? आम के कंपैरिजन में। तो पृथ्वी आम को तो नीचे गिरा लेगी, लेकिन आम पृथ्वी को अपनी साइड नहीं खींच पाएगा, जबकि आकर्षण का बल तो दोनों में लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 10 केजी और 20 केजी है, एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करिए। फॉर्मूला हम सभी को पता है, F इज इक्वल टू G(m1)(m2) डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसने बोला गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब ये F की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू G की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 और m2 की वैल्यू क्या है, m1 10 kg का है, दूसरी वाली जो बॉडी है वो 20 kg की है, 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। 100 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज 100 इंटू 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6.67 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है 6.67 यहाँ पर हो गया। इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 0 से 2 0 कट रही है, अपन इसको काट लेते हैं। 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गई, ऊपर क्या बचा 2 बचा, नीचे क्या बच रहा है 100 बच रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या है 10⁻⁻11 है। बस इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 667 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूना 14, 6 दूना 12 और 1 13, 13.34 आ गया। इसको ऊपर लेकर जाओगे 100 को, तो ये कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। अब अगर मैं ऑप्शन पर जाऊं तो 15 दे रखा है, 0.13 यही होगा आंसर। बस इसमें पावर देखना, -11 है तो अपन इस दशमलव को थोड़ा सा 2 अंक आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 0.13 और इसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 प्लस कर देंगे तो 13 + 2 हो जाएगा, -13 + 2 कितना हो जाएगा -11 यहाँ पर हो जाएगा। दशमलव को हमने क्या करा 2 अंक आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका आंसर। F इज इक्वल टू 0.1334 इंटू 10⁻⁻11। बस एक ही फॉर्मूला है, अभी तक इसमें आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, बट आगे बता दूं आपको कम से कम 5 से 6 फॉर्मूला इसमें याद करने हैं। ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि आपका पेपर इजी आया तो सिर्फ इसी फॉर्मूला से आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, और ये तो फिक्स है कि और कोई क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इस वाले से तो ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कॉमन टॉपिक माना जाता है इसको। ओके, ये वाला आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फॉर्मूलाज और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो देख लिया। फिर अब अपन थोड़ा सा जो स्मॉल जी है, जो भी आपने दोनों में डिफरेंस पढ़ा था कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर, थोड़ा सा उसको भी तो समझे। स्मॉल जी को, कैपिटल जी आप पूरा पढ़ लिए हो, अब स्मॉल जी को समझते हैं और इसके फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अभी एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। चलिए, तो एक बार आप ये देखो, डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करो। ये पृथ्वी समझो, आप इसको क्या समझोगे, ये क्या है, पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान क्या है m है, जिसकी त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान जो है m है, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, और जो छोटी वस्तु होगी उसका द्रव्यमान छोटा m, स्मॉल m हो गया। वो कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल r रेडियस पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या हो गया, कैपिटल R हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, स्मॉल r हो गई, है ना, मतलब इससे भी थोड़ा ऊपर यहाँ पर स्थित है। आप इसको क्या कह सकते हो, हाइट यहाँ पर कह सकते हो कि पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई पर स्थित है। चलो अब अपन थ्योरी पढ़ते हैं, डायग्राम समझ में आ गया है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। जो त्वरण की डेफिनेशन है वही कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। अब ये चीज पृथ्वी के केस में, तो आपका आंसर पृथ्वी हो जाएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वीय बल अपना है। ठीक है, उसके कारण पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तु के वेग में, क्योंकि अपन देखते हैं ना कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए कोई भी वस्तु नीचे जाकर गिरती है। तो जो ये आकर्षण बल है उसकी वजह से उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हुआ है उसे ही क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यह वस्तु के आकार, आकृति, द्रव्यमान, है ना, आदि पर निर्भर नहीं करेगा। वस्तु कैसी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, कैसी है ना, उस पर ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कितना है, इस चीज के ऊपर ये कभी भी निर्भर नहीं करता है। आपने पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर मान लो 10 केजी की वस्तु फेंकी है या 10,000 केजी की वस्तु फेंकी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो 9.8 होता है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों नहीं पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगी कि क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी औसतन वैल्यू 9.8 होती है, जो कि यूजुअली आप न्यूमेरिकल या ज़्यादा वैल्यू आने से बचने के लिए 10 रख देते हो। ठीक है,
9.8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, यह मान 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर माना गया है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है, वही वाली चीजें माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। अब यदि m द्रव्यमान की स्मॉल m है ना, स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक आप मान लो कि ये जो दूरी है टोटल ये कितनी है, पृथ्वी के केंद्र से बोला है, मतलब यहीं से पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। तो इस पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा। अगर अपन इसको निकालें तो कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है। तो अभी अपन ने देखा है कि दो वस्तुओं में से एक तो कौन है, पृथ्वी जिसका द्रव्यमान m है, और एक छोटी वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और दूरी इन दोनों के बीच की r हो गई जो कि इसकी रेडियस हो गई है ना, आर स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, गति का दूसरा नियम बोलता है F इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर होगा ऐसे तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्मॉल जी त्वरण यहाँ पर पृथ्वी के लिए होगा तो अपन स्मॉल जी रख देंगे। तो मैं इसको इसके बराबर रख सकती हूँ, एम जी को इसके बराबर रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर है, कैपिटल F के बराबर है। अब आप देख लो कि यहाँ पर जो वस्तु 10 किलो की थी और 10,000 किलो की थी वो तो आपस में कट गई, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान के कंपैरिजन में वो क्या हो गई, नल यहाँ पर हो गई। तो ध्यान रखना कभी भी स्मॉल जी या जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के मास, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करेगा। उस केस में स्मॉल जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं वो सब किसके केस में होगी, पृथ्वी के केस में ही होगी, क्योंकि इसके जितने भी फॉर्मूला बनेंगे वो सब पृथ्वी के केस में बनेंगे, तो है ना। तो पृथ्वी के केस में मतलब ये वाला जो कैपिटल एम होगा ये क्या होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये वाला फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, ये अभी आप रखोगे किसी क्वेश्चन में। मान लो पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई h है, मान लो वस्तु जो रखी हुई है पृथ्वी की सतह से कहीं दूर h हाइट पर रखी गई है, तो उस केस में जो अभी हमारा फॉर्मूला था कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, जैसे अभी r रखा गया था, r पर रखी गई थी, r दूरी पर, अब वो क्या हो गई है, इसमें थोड़ी सी हाइट और ऐड कर दी गई। जैसे अभी ये पृथ्वी से r दूरी पर रखी गई थी, हमने थोड़ी सी हाइट और ऐड कर दी, h हाइट मतलब या 10 किलोमीटर और ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला बन गया, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। एक बार और डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने जो आपको कंडीशन बताई, मैंने ये बोला कि अभी मान लो ये R पर स्थित है, लेकिन इससे ऊपर और चली गई, H और चला गया, तो अपन क्या करेंगे, टोटल R तो है ही सही, प्लस H और है। अभी इसको एक तरीके से और देखना, जैसा कि इसमें बताया गया था कि फॉर्मूला क्या है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक बार और लिख लो, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला भी अपन ने जनरेट किया। अब वापस से इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को समझते हैं। अब इसने क्या बोला कि मान लो पृथ्वी की सतह पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, लेकिन सतह से h ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे यहाँ तक तो क्या हो गई, अपनी पृथ्वी की त्रिज्या r हो गई, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई और हो गई, तो ये जो टोटल r है, ये जो टोटल r है स्मॉल r, ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस r प्लस इस h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक है। और इस पर अपन इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कब मुझे स्मॉल आर देखना है, कब मुझे कैपिटल आर देखना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल दूं कि पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी है तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल आर कह देना। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, ये पृथ्वी की डेप्थ हो गई, और ये पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना एक और फॉर्मूला। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि अपन इसको इतना ध्यान देकर क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, वापस से वही चीज आ गई, मान लो कोई वस्तु को अपन ने h हाइट पर रखा हुआ था, फिर अपन क्या कर रहे हैं, उसको सतह पर लेकर आ गए, तो उस केस में आप h की वैल्यू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो फिर से आपका फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर।
ठीक है। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पर याद रखने हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM r प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर रखी है, जैसे कि उसको अंतरिक्ष में कहीं रखा गया है, ठीक है, तो ये वाली चीज़, और अगर कहा जाए कि वस्तु को पृथ्वी की सरफेस पर ही रखा गया है, तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, डन, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दो फॉर्मूला, इससे फिर आपके बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका एक बार कंक्लूजन देख लो। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में तो कहीं से कहीं तक स्मॉल m नहीं आया। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं स्वतंत्रता पूर्वक एक ही ऊंचाई के साथ गिराई जाए, अलग अलग द्रव्यमान की कोई भी वस्तु होगी, मान लो एक 10 kg की हो गई और एक 100 kg की यहाँ पर हो गई, एक ही साथ एक ही ऊंचाई पर गिराए जाए, अगर वायु अनुपस्थित है तो वे पृथ्वी के तल पर एक साथ पहुंचेगी। अगर आपने ऐसा कोई वीडियो देखा होगा जहाँ पर पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पर वायु बिल्कुल अनुपस्थित है, तो एक हल्का सा पंख होता है जिसमें बिल्कुल न के बराबर वजन होता है और एक लोहे की बॉल रहती है, दोनों सेम टाइम पर पृथ्वी पर आएंगे। ठीक है, वायु की उपस्थिति में वस्तुओं पर वायु का उत्प्लावन बल और शान बल लगने लग जाता है, जिससे भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न करने के कारण भारी वस्तुएं, मतलब अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट में छत पे खड़े होकर लोहे की बॉल डालना और एक हल्का सा पंख डालना, तो कौन पहले आएगा? लोहे की बॉल पहले आ जाएगी और पंख को आने में कुछ समय लगेगा। किसके कारण? यहाँ पर जो वायु की उपस्थिति या वायु का जो उत्प्लावन बल होगा उसके कारण। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस के कारण कह सकते हो, एयर फ्रिक्शन कह सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, लेट्स सी हमारे फॉर्मूला वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है तथा उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। इस ग्रह पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होगा? स्मॉल g की वैल्यू, जो गुरुत्वजनित त्वरण है उसकी वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? पहले तो जो जो भी वैल्यू दे रखी है, जो जो भी इसने लिखा हुआ है उसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे किसने बोला है एक ग्रह, ग्रह मतलब क्या हो गया? प्लेनेट हो गया। और किसके लिए बोला है? द्रव्यमान के लिए। तो किसी भी प्लेनेट का द्रव्यमान पृथ्वी यानी अर्थ के द्रव्यमान का कितना गुना है? 8 गुना है। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। ठीक है, तथा इसी प्लेनेट की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब अपन इसको r लिख लेते हैं। ठीक है ना, r ही लिखना पड़ेगा। इस प्लेनेट की जो रेडियस है ना, वो पृथ्वी की रेडियस की कितने गुना है? 2 गुना है। ये दो डेरिवेशन जो है या दो इक्वेशन जो है ये हमारी बन गई। किसकी वजह से बनी? ये जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है इसकी वजह से। ठीक है, आगे क्या किया जाए? इस ग्रह पर गुरुत्वजनित त्वरण जो है यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या होगी? और एक चीज़ और हमको दे रखी है कि जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? स्मॉल 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो बस अब अपन इसको क्या करें? सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला जो भी आपने लिया था, जी स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM डिवाइड बाय r स्क्वायर वाला। ठीक है, मान लो कोई वस्तु ये है ना, कितनी रेडियस पर है? ये r रेडियस पर है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया? m यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, तो यहाँ से अपनी स्मॉल g की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बस इसी फॉर्मूला से अपना ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ये एक तो हो गया पृथ्वी के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको पृथ्वी के लिए कहूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? GE, मतलब अर्थ। कैपिटल G सभी जगह समान होता है, यूनिवर्सल होता है। ये कैपिटल M यहाँ पर हो गया किसके लिए? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का मास डिवाइड बाय r स्क्वायर। r को अभी अपन स्मॉल ही लिख लेते हैं, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? वही रेडियस की बात हो रही है। अभी यहाँ पर अपन ने स्मॉल r लिखा है, तो यहाँ पर भी अपन स्मॉल r लिख लेते हैं। अभी कंसीडर कर लेते हैं कि पृथ्वी की रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, और यहाँ पर अब अपन इसको स्मॉल r से ही सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप चाहें तो इधर कैपिटल R लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक है, ये हो गया R किसके लिए? पृथ्वी के लिए। अब सेम ऐसी ही चीज़ प्लेनेट के लिए बनेगी, GMP डिवाइड बाय RP का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो ताकि एटलीस्ट कैपिटल G या जो कटने जैसी चीज़ें हैं वो यहीं पर कट हो जाएगी। GE डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? GP यहाँ पर हो जाएगा। कैपिटल G से कैपिटल G कट जाएगा, क्या बचेगा? M ऑफ E डिवाइड बाय RE का स्क्वायर, और ये उलट गुणित हो जाएगा, RP स्क्वायर डिवाइड बाय M ऑफ P यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन को सॉल्व करना है। देखो GE डिवाइड बाय GP लिखा हुआ रहेगा, ME की वैल्यू क्या दे रखी है
है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, एम को अभी ऐसा ही रहने दो, मास ऑफ अर्थ ऐसा ही रहने दो, आरपी को भी, हाँ मास ऑफ अर्थ को अपन ने ऐसा ही रहने दिया है, इधर आरपी को भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये आरपी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखना यहाँ पर क्या हो रही है, आर ई की वैल्यू हो रही है, ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसा चेंज कर लेते हैं, ये जो अभी अपन ने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो इसको, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आरपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2re, आरपी किसके बराबर है, 2re के बराबर है, तो ये हो जाएगा अपना 2re का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, आर ई यहाँ पर बच रहा है, तो आर ई स्क्वायर को आर ई स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, और एम पी की वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 8 ME के बराबर हो जाएगी, ये जो भी आपने इक्वेशन में लिखा। बस इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर वैल्यू अगर सही से रख दी तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। क्या किया है एक बार और मैं फिर से लिख कर दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ME की वैल्यू क्या हो जाएगी, ME को अभी अपन सोच रहे हैं कि ऐसा ही रहने देते हैं, तो ME को हमने ME ही रहने दिया है। RP को हमने क्या लिखा है, 2RE का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज पूरी, ओके। चलो अब नीचे डिवाइड में क्या था, RE था, है ना, RE को हमने छेड़ा ही नहीं, ऐसा RE स्क्वायर ही रख दिया, और MP की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 ऑफ ME के बराबर हो जाएगी। बस इसको कट पीट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा GE डिवाइड बाय GP इज इक्वल टू, देखना कौन कौन कट रहा है, ME से ये ME कट जाएगा, है ना, कैपिटल स्मॉल m सिमिलर ही है ये, है ना, अपन ने बस फॉर्मूला में कैपिटल M था, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। पृथ्वी का द्रव्यमान ME हो जाएगा और जो भी दूसरा प्लेनेट था उसका द्रव्यमान MP यहाँ पर हो जाएगा। ME से ME कट गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, RE स्क्वायर से RE स्क्वायर यहाँ पर कट गया, नीचे कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, तो GE डिवाइड बाय GP इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये चीज तो पता है ना कि GE की वैल्यू मतलब पृथ्वी के ऊपर G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो 10 डिवाइड बाय GP इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से प्लेनेट का जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा दिख रहा है, बट यस ये इतनी लंबी कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करके दिखानी पड़ेगी इनको, है ना, और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा टाइम खाएगी। मतलब मैथ्स में जितना टाइम आपको नहीं लगेगा या नॉर्मल न्यूमेरिकल करने में, उतना टाइम आपको ये समझने में लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे यहाँ पर चीज़ें होगी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके डन। यहाँ तक मूव करें। अब देखो ये तो हो गई सतह की बात, है ना, या इसके दूसरे कंपैरिजन की बात। अब डायरेक्टली फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास 11 की बुक में तो डेरिवेशन है, उन्होंने वही चीज़ करी है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का फॉर्मूला बनाए। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे बना उसको डिस्कस किया जाए, तो अपन ये करते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अभी तक आज की डेट की बात करो तो आज अपन ने कितने फॉर्मूला याद कर लिए, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये वाली चीज़ याद कर ली, इसका मात्रक वगैरह याद कर लिया। फिर आपने ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी बात यहाँ पर कर ली, कैपिटल GM डिवाइड बाय आर स्क्वायर करके हो गया, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा समझना, ठीक है, अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर यहाँ पर रखी हुई है ना, तो आप उसको इस फॉर्मूला इस टर्म्स में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अभी अपन कह रहे थे कि ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस जो अभी अपन कर रहे थे r प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन अगर अपन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा GH इज इक्वल टू G डिवाइड बाय 1 प्लस H डिवाइड बाय R का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, LCM लोगे, तो कहीं ना कहीं वापस से पुरानी वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ऊंचाई बढ़ने पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, और अगर इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो उस केस में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एक पहला फॉर्मूला हो गया। अब देखना कि यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि यदि ऊंचाई h का मान पृथ्वी की त्रिज्या r के सापेक्ष नगण्य हो। फिर से डायग्राम देखो कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, लगभग, है ना, ध्रुव और पोल, अगर ध्रुव और विषुवत रेखा को जनरली कंसीडर करें तो 6400 किलोमीटर होती है, ऑन एन एवरेज 6400 किलोमीटर यहाँ पर रहेगी। अब उसके केस में आप देख रहे हो कि ये हाइट बहुत ही कम है,
है ना। पृथ्वी की सतह से आप कितना गए, लगभग मैक्स टू मैक्स आप 200 किलोमीटर तक गए हो, तो आपको फिर एक नया फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर हाइट 200 किलोमीटर से ऊपर है तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, जी एच इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच डिवाइड बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें क्या बोला है कि यदि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य है, मतलब जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और आपकी जो h की वैल्यू है वो 180 किलोमीटर ही है, मतलब कितनी कम है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। ठीक है, और कंडीशन भी है कि अगर 200 किलोमीटर तक आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तु जो है पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। और अगर वो बोल दे कि पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो उस केस में फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ को हाईलाइट करके लिखो आप, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत लगेगी इन चीज़ों की। ठीक है, समझ गए। कम हाइट पर माइनस वाला और ज़्यादा हाइट पर रखा है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। ओके, डन। देखो लिखा हुआ भी बुक में ही स्पेशली मेंशन करा हुआ है कि कब कौन से फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो 4 से 5 फॉर्मूला हो गए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या बन पा रहे हैं क्या क्वेश्चन, यही जो अभी रिसेंट आपने फॉर्मूला पढ़ा इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखो मैं आपके लिए एक बार और दोनों फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप खुद डिसाइड करना कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ। g इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। और एक और अभी आपने देखा सेम फॉर्मूला, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। आपको क्या कहा गया था कि जब हाइट बहुत कम हो, 200 किलोमीटर तक हो वस्तु की ऊंचाई, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पृथ्वी की तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई है ना, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तो इस वाली रेंज में आ गई, इस वाली रेंज में 200 किलोमीटर में, मतलब आपको कौन सा यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये बोल देता कि पृथ्वी तल से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई या फिर वो 300 किलोमीटर भी बोलता, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है किसका, हाइट का। 10 किलोमीटर की ऊंचाई बोला है तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जी की वैल्यू निकालिए, पृथ्वी की तल पर जी का वैल्यू 9.8 होगा और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये नहीं भी दे पृथ्वी की त्रिज्या तो ये तो नंबर अपन को याद रखना ही है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखो, जी की वैल्यू 9.8 है ना, या फिर अभी तो इसने बोला है अपन 10 रख लेते ताकि फटाफट सॉल्व हो जाए। 1 माइनस 2h बाय आर, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बट किस में है, किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होता है। सेम चीज़ त्रिज्या में दे रखी है 6400 किलोमीटर, इसको भी मीटर में बदलने के लिए 1000 मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को काट दो, 3 से 3 कट हो गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, कितना बचेगा, 320 दूना 640, 1/320, इसको 1 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 319/320। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो 319/32 आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग 9 बार भाग चला जाएगा इसमें, तो ये आपका 9.77 प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर मैंने सेम चीज़ आपका 1000 लिखी होती ना, तो वो डिवाइड वाला जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर लेते। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे बढ़े हम, चलो ठीक है, यही वाली चीज़ हो गई, ये जो अभी आपने देखा, ये वाली चीज़ तो अभी आपने देखी। एक और चीज़ इसमें आती है कि अभी तो आप पृथ्वी की ऊंचाई पर जा रहे थे, अभी तो अपन हवा में जा रहे थे, अब पृथ्वी की डेप्थ में, पृथ्वी की गहराई में जाने लगे तो फॉर्मूला चेंज होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। अगर आप पृथ्वी की गहराई में जा रहे हो, डी मतलब डेप्थ, डेप्थ मतलब की गहराई, तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, क्लियर है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाओगे तब भी जी के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में कमी, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाओगे तब भी जी के मान में कमी जो होगी, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में कमी की दर सतह से नीचे जाने पर जी के मान में कमी की दर के लगभग 2 गुने के तुल्य यहाँ पर होती है। समझ गए ये वाली चीज़, ये एक फॉर्मूला है या फिर आप बोल सकते हो एक कंसेप्ट है।
ठीक है, पृथ्वी की सतह से आप ऊपर गए हो, जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या, इस वाले फॉर्मूला को ही कंसीडर करोगे जहां पर अपन ये मान रहे कि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ही ज्यादा है उस केस में। ठीक है, तो सतह से नीचे जाने पर जी के मान में जो कमी होगी उसके 2 गुने के बराबर ये रहेगी। ठीक है, मतलब ज्यादा कमी होगी जब आप डेप्थ में जाओगे। चलो एक क्वेश्चन और चाहो तो आप डेप्थ वाला कर सकते हो। पृथ्वी तल से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का आधा रह जाएगा। पृथ्वी की सतह से आपको नीचे जाना है, मतलब कि डेप्थ में जाना है। इसने बोला है पृथ्वी की सतह से कितना नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना हो जाएगा। पृथ्वी के तल पर ग्रेविटी कितनी होती है, सतह पर जी होगी, इसका आधा हो जाएगा। ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम लोग हमारा डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर के बराबर होता है। ठीक है, जी डी की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर कर लें, जी बाय 2 के बराबर है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जी डी किसके बराबर है, जी बाय 2 के बराबर यहाँ पर है। ठीक है, बस इस फॉर्मूला में जी भी तो है। ठीक है, जी 1 माइनस डी बाय आर, ये जी हो गया। 1 माइनस डी को डी ही रहने दो, और आर की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, इसको सॉल्व करोगे ये 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस डी बाय 6400 हो जाएगा। अब इस 1/2 को उधर लेकर चले जाओ, डी बाय 6400 को इधर लेकर आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 गुना 64 होता है, मतलब 3200 किलोमीटर। तो पृथ्वी की कितनी गहराई पर जाने पर इसका ये आधा हो जाएगा नॉर्मल ग्रेविटी का। अगर आप डेप्थ में 3200 किलोमीटर तक चले गए, मतलब आधे तक चले गए, तो उस केस में जो है ये चीज़ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब जी का आधा, मतलब 9.8 का आधा कब हो जाएगा, जब आप डेप्थ में 3200 किलोमीटर तक चले जाओगे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला यूज़ करना सीख लिए। तीनों फॉर्मूला मैं एक बार लिख रही हूँ एक ही साथ, आप इसको ज़रूर से नोट कर लेना। जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, जहाँ पर आर पृथ्वी की त्रिज्या है। जी एच जो भी आप हाइट पर निकालेंगे, जितनी भी हाइट होगी, पर कितनी होनी चाहिए, मोर देन 200 किलोमीटर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, और अगर 200 किलोमीटर से कम हाइट है तो आप यूज करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। ठीक है, कब, जब जी की हाइट 200 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर से कम होगी। दो चीज़ें हो गई। अगर आप डेप्थ में चले गए, आपकी इच्छा हो रही कि नहीं यार, अब मेरे को तो धरती अच्छी नहीं लग रही, मेरे को तो पृथ्वी के तल में जाकर रहना है ना, पाताल लोक में जाकर रहना है, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, ये हो गए तीनों फॉर्मूला, बस यही याद रखना था। और आज जो जो भी पढ़ा वो भी एक बार लिख देती हूँ ताकि याद हो जाए। कौन कौन से पढ़े थे, एक ये नॉर्मल वाला पढ़ा था, कैपिटल जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर वाला। ठीक है ना, ये वाला अपन ने पढ़ा था। इसका एक न्यूमेरिकल भी अभी अपन ने किया हुआ था, जहाँ पर एक प्लेनेट और एक अर्थ से अपन ने कंपैरिजन किया था। ठीक है, और एक नॉर्मल वाला ये पढ़ा था, कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे याद रहे। बाकी मैं आपके साथ सारे फार्मूला शेयर कर दूंगी। मतलब अभी जो आपने ये फार्मूला पढ़े ना, इस चैप्टर के, सिर्फ ग्रेविटी वाले चैप्टर के केवल 1% फार्मूलाज हैं, है ना। जैसे जो क्लास 11th में टोटल जितनी भी चीज़ें होती है, हालांकि वो सब आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है, ये देखो ये फार्मूला है, क्लास 11 का बच्चा इतने फार्मूलाज याद करके जाता है। ठीक है, ये एक पेज के हो गए। ठीक है, ये दूसरा पेज पूरा यहाँ पर, है ना, ये दूसरा पेज और ये पूरा तीसरा पेज। अभी ये सारी चीज़ें अपने इसमें है नहीं, तो अभी अपन स्किप करते, कितना डीप में गए तो फिर पूरे साल भर अपन ऐसे ही धीरे धीरे ही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन को पढ़नी है। यहाँ तक अपन आ गए थे, न्यूमेरिकल अभी स्किप कर देते हैं। शाम की जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। शाम को जब आप क्वेश्चन करोगे क्लास में लाइव आकर, तब आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, है ना, तब प्रैक्टिस कर लेना दिन तक पूरी अच्छे से। अगला देखिएगा, जी के मान में पृथ्वी के आकार के कारण परिवर्तन। अब आपको ये तो पता है कि यार पृथ्वी हमारी गोल तो नहीं है, पृथ्वी हमारी चपटी है, मतलब भूमध्य रेखा पर रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पर रेडियस कम है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं होते हुए ध्रुवों पर कुछ चपटी है, यहाँ से जो है पृथ्वी हमारी चपटी है, और भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या जो है ध्रुवों की त्रिज्या का लगभग 21 किलोमीटर अधिक है। मतलब ये जो रेडियस है कितनी ज़्यादा है, 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है,
तो देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूँ तो कितने का डिफरेंस आ जाता है, अगर आप पोल पर बैठे हो और अगर आप इस पर बैठे हुए हो, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर बैठे हुए, 21 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैं देखूँ कि अगर मुझे इन पोल पर अगर कोई यहाँ पर बैठकर जी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर बैठकर जी की वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो अगर आप देखेंगे, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, इसकी रेडियस किससे ज़्यादा है, पोल से ज़्यादा है ना। आर की भूमध्य रेखा ध्रुव से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में आपको पता है कि जी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर जितना ज़्यादा होगा जी उतना ही कम होगा। तो अगर मैं कहूँ कि जी का जो या फिर ग्रेविटी इक्वेटर की कम होगी किससे, ग्रेविटी पोल पर, ठीक है, ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। और कितनी होगी वो भी आप देख सकते हो, जो इसमें डिफरेंस आएगा 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, जो कि कम है बट स्टिल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दो व्यक्ति हैं, दो फ्रेंड है, आपस में वो सोने की अदला बदली करते हैं। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सोने का एक कुछ आइटम, सोने का बिस्किट यहाँ पर गिफ्ट किया। कहाँ पर किया, भूमध्य रेखा पर किया, इक्वेटर पर किया। अब जो दूसरा व्यक्ति जिसको वो गिफ्ट मिला वो उसको लेकर पोल पर जाता है, तो क्या वो उस वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली उसके मास में भी उसको क्या दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा, वजन यहाँ पर कम दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आपको प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएगा, वो दिखाती हूँ कहाँ पर है ये क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारे, मतलब जितना पढ़ोगे उतना कम रहेगा ये। तो ये वाला देखना, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये कंसेप्ट के साथ देख लो, ठीक है, दिख रहा है ये वाली चीज। तो इक्वेटर और पोल समझ में आ गया, इक्वेटर भूमध्य रेखा, पोल मतलब ध्रुव। 10 ग्राम सोने के भार ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक क्यों होगा, है ना। 10 ग्राम सोने का भार जो है ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होगा, ध्रुवों पर भार ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये वाली चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। गुरुत्वीय पर मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होने से वस्तुओं का भार भूमध्य रेखा की तुलना में ज्यादा होगा। तो कोई भी वस्तु वहां पर आपको ज्यादा भारी मिलेगी, ठीक है, द्रव्यमान नहीं, वस्तु का भार के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना mg होता है। तो कोई भी चीज अगर किसी भी जगह लेकर जाओगे तो द्रव्यमान, मास तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो किस में होगा, वेट में यहाँ पर होगा, वस्तु के भार में यहाँ पर होगा, ठीक है। आप चाहे तो एक बार अपन भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस होता है उसको भी देख सकते हैं। भार मतलब वेट और द्रव्यमान मतलब मास। तो अगर आप यहाँ पर 50 किलो के हो तो चंद्रमा पर आपका वजन भी कितना होगा, 50 किलो का। लेकिन अगर आपका भार यहाँ पर 50 है तो चंद्रमा पर वो 50/6 हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन, ठीक है, ठीक है, डन। चलो ये बेसिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में देख लेना एक बार से, बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो एक बार अपन शाम वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक आधा आप ऐसा होमवर्क ले लो। ये वाला हो गया था, ये वाला रह गया है क्या, ये वाला ले लो, इसको अपन शाम वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 200 MCQ सीरीज के हैं उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अभी इवनिंग में लाइव होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी साइंस वाले हो, मैथ्स वाले हो, पढ़ना सभी को है ना। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलना। कल से हम लोग नई यूनिट यहाँ पर सुबह स्टार्ट करेंगे, शाम को बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, यूनिट एंड हो जाएगी, कल से आपका न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ें ईजी लगेगी, और सिर्फ ये सोच कर करोगे कि नहीं हो पाएगा तो फिर वो सच में नहीं होगा, ओके। तो एक पॉजिटिव रहकर अपन को अपनी तैयारी करनी है, सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, ओके। बाकी कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसे आप ऐप पर आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।